हाथ में हमारे साथ हुआ करते होते हैं एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे को जनाब फ़याज़ विलाना साहब हमारे साथ होते हैं। यकीनन इंटरनेशनल सूरत हाल का, मगर पाकिस्तान के हवाले से हम जनाब फ़याज़ विलाना साहब से बात करते हैं। विलाना साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सर। हम आपका प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ऑन देयर बिहाफ। सर, सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में हाई कोर्ट के बारे में जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उस ज़माने में, उन्होंने बाकायदा अनाउंस कर दिया था कि हाई कोर्ट के किसी फ़ैसले को नहीं माना जाएगा, क्योंकि अदालतें, उनका ख़्याल था कि उनके फ़ैसले पायदार नहीं हैं या उनके फ़ैसले इंसाफ पर मबनी नहीं हैं। और आज पीडीएम जाने के बाद, जबकि इंटर्म गवर्नमेंट भी है, तो आप इमेजिन कीजिएगा कि हाई कोर्ट के हुक्म के किसी भी हुक्म की तामील नहीं की जा रही। अगर आप परवेज़ इलाही साहब के बारे में लिखें तो हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही साहब को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। तो आप सोचिएगा कि ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाल के गाड़ी को भगा के ले गए। कौन लोग हैं ये? क्या हो गया इस मुल्क में? लॉलेसनेस क्यों हो गई है? लॉलेसनेस नहीं है, हमारे यहाँ सिचुएशन को समझने की जरूरत है। ये तो अभी परवेज इलाही के साथ हुआ है, इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ था? उसे बाकायदा जमानत मिल गई, बाहर आ गए और वहां से फिर वहां उसके जेल के अहाते के अंदर आके गाड़ी आई, कुछ लोग थे सफेद कपड़े पहने हुए थे और वो गाड़ी में बिठा के उसे ले गए। एग्जैक्टली यही हो गया। पाकिस्तान में इस वक्त हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट चल रही हैं, एक पैरेलल गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है। एक गवर्नमेंट है बज़ाहिर जिसके वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, और एक पैरेलल गवर्नमेंट है जिसके कोई नामालूम अफराद जो हैं पूरा सिस्टम चला रहे हैं। वही नामालूम अफराद जो है वो प्रेसिडेंट अलवी को भी बताते हैं कि आपने किस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखना है, किस वक्त आपने कहाँ क्या रिएक्ट करना है, किस तरह एक्ट करना है, किस तरह रिएक्ट करना है। वही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को भी मशवरे देते हैं। अभी आज उमर अता बंदयाल साहब ने कह दिया है कि मैं शॉर्ट ऑर्डर जो है फैसला महफूज कर लिया है, शॉर्ट ऑर्डर जल्दी जारी कर देंगे। तो शॉर्ट ऑर्डर अगर जल्दी जारी करना था तो शॉर्ट ऑर्डर होता है, लेकिन चूंकि वो पैरेलल गवर्नमेंट का एक सिस्टम जो हमारे यहाँ चल रहा है, उस पैरेलल गवर्नमेंट सिस्टम से वहां से कुछ हदायत आनी है, उन हदायत की रोशनी में ये शॉर्ट ऑर्डर जारी होगा। और थोड़ा सा एक शॉर्ट ऑर्डर तो 2 दिन पहले जारी हो गया था, जब कराची में जो हमारे बिजनेसमैन थे उनसे हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया। कोई 60-70 बंदे वहाँ थे, कोई 50 बंदे लाहौर में। फिर अगले दिन उन्होंने खिताब भी हमारे बिजनेसमैनों से खिताब किया। तो शॉर्ट ऑर्डर तो वहाँ जारी हो गया था उमर अता बंदयाल साहब का। अगर गौर से आप देखें तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे सियासतदान हैं इनमें से कोई भी मुखलिस नहीं है, कोई सियासी जमात और उसके सियासतदान पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, और इन सब के खिलाफ घेरा तंग होने वाला है। तो अगर नैब की तरामीम पे उमर अता बंदयाल साहब जो शॉर्ट ऑर्डर जारी करना चाहते हैं, फैसला महफूज उन्होंने कर लिया है, तो वो अगर गौर से देखा जाए तो वो शॉर्ट ऑर्डर तकरीबन हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह आसिम मुनीर साहब ने जारी कर दिया है। और ये फैसला नजर आ रहा है कि क्या होगा, ये घेरा तंग होने वाला है। और जो उन्होंने कहा है कि वो सिंध जो निज़ाम, जो उन्होंने कहा उसको सिंध जो निज़ाम कहते हैं, कि सिंध में जो सिस्टम चल रहा है पिछले 10-15 साल से, वहाँ करप्शन की इंतहा हुई हुई है। और उन्होंने कहा है कि वहाँ उनके खिलाफ घेरा तंग होगा और सिंध में से करप्शन खत का खात्मा होगा। फिर उन्होंने उसमें खिताब में अपने वहाँ साथ बैठे हुए कोर कमांडर कराची से भी उन्होंने कहा कि कल से जो है 1 लीटर ईरानी तेल भी जो है वो स्मगल नहीं होना चाहिए, इसे रोकें फौरी तौर पर। अब वो जब ये शाही फरमान जारी कर रहे थे तो सुनने वाला और देखने वाला कैसे यकीन ना करे कि हमारे यहाँ एक पैरेलल गवर्नमेंट है और वही असल गवर्नमेंट है। हमारे एक दोस्त थे मरहूम इरफान डार, जर्नलिस्ट थे, बहुत अच्छे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट जानते हैं और उनकी बड़ी खिदमत हैं बतौर जर्नलिस्ट। और इसके अलावा वो हेल्थ बीट करते थे और इस्लामाबाद पिंडी का शायद ही कोई मीडिया से मुतल्लक बंदा था जिसको खुद या उसकी फैमिली के किसी बंदे को हेल्थ का कोई इशू होता था तो वो डॉक्टर को फ़ोन करने के बजाय या अपने किसी अजीज रिश्तेदार को फ़ोन करने के बजाय इरफान डार को करते थे, और इरफान डार साहब उनकी सबकी हेल्प करते थे। वो बड़ा दिलचस्प बात करते थे। वो कोई बात करते थे, वो कहते थे कि सर मैं उनका चीफ रिपोर्टर था तो ज़ाहिर है वो मेरे साथ उनका 24 घंटे का वास्ता था, तो वो कहते थे सर हर बात में एक बात होती है और वही असल बात होती है। वो कभी किसी बात को उसके फेस वैल्यू पे नहीं लेते थे, वो हमेशा उस बात में से कुछ निकालते थे इरफान डार साहब। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो वो जो खिताब उन्होंने फरमाया है वहाँ कराची में और लाहौर में,
बेसिकली तो वो ऑर्डर इस तरह दे रहे थे जैसे वो इस वक्त शहनशाह मुअज़्ज़म हैं और पूरा पाकिस्तान उनके हुक्म पे चल रहा है, और अमली तौर पर चल भी रहा है। जो बंदा उनका हुक्म मानने की से रूगर्दानी की कोशिश करता है, उसके साथ फिर यही सलूक होता है जो परवेज़ इलाही साहब के साथ हो रहा है। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को ढके छुपे अल्फाज में नहीं, बड़े वाशगाफ अल्फाज में उन्हें बता दिया गया है अपने रब्ताकारों और मैसेंजर्स के ज़रिए कि भाई PTI में अब आपने मजीद नहीं रहना, अब जहाँ हमने आपको कहना है आपने वहाँ जाना है। लेकिन वो परवेज़ इलाही साहब कुछ उनकी अपनी शायद उम्र के इस हिस्से में उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो उन्होंने जो उन पे इमेज है मुस्लिम लीग काफ वाले पे कि जहाँ से उन्हें हुक्म आता है वो उधर चल पड़ते हैं। अब उन्होंने तय कर लिया है कि हमने ये नहीं करना। दूसरा, उनके साहबजादे जो इस वक्त स्पेन में बैठे हुए हैं, मोनिस इलाही, उस बंदे ने भी, उस यंग नौजवान ने भी अपने आप को कमिटमेंट का बंदा शो किया है, और उसने इमरान खान से एक तकरीब में, एक जलसे तकरीब थी, जलसा तो नहीं था, तकरीब में खिताब करते हुए उसने कहा था कि खान साहब हम आपके साथ हैं और हैं, अब आपने किसी की नहीं सुननी, मैं आपको वो ज़बान दे रहा हूँ कि हम आपके साथ हैं। और वो बंदा मोनिस इलाही अभी तक खड़ा है इमरान खान के साथ, और बड़ी इस वजह से उसने पाकिस्तान भर में और पंजाब में स्पेशली उसने इज्जत कमाई है, मोनिस इलाही ने भी और परवेज़ इलाही ने भी। इन सख्तियों के जिस दौर से वो गुजर रहे हैं दोनों बाप बेटा, और स्पेशली बाप परवेज़ इलाही, यकीनन उसका उन्हें सियासी तौर पर फ़ायदा होगा। और अभी देखें परवेज़ इलाही साहब की एक बात इनडायरेक्टली यहाँ भी सच साबित हुई है कि अगर उनकी मानने वालों की जो बात मनवाते हैं अपनी जोर ज़बरदस्ती से, उनकी बात मान के ये भी आज कोई अपनी अलग PTI की एक तंजीम बना के, एक ग्रुप, एक ग्रोह, एक टोला बना के बैठ जाते, तो उनके साथ वही होना था जो परवेज़ खटक साहब के साथ हुआ है। आपको पता है ना, कराची में खिताब करते हुए हमारे आर्मी चीफ साहब ने क्या कहा है परवेज़ खटक, असद कैसर और इमरान इस्माइल और महमूद खान के बारे में? बताइए। वहाँ खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग कल साइकिलों पे आए थे और आज ये क्या से क्या बन गए। उन्होंने नाम लिए, उन्होंने असद कैसर का नाम लिया, उन्होंने परवेज़ खटक का नाम लिया, उन्होंने महमूद खान जो चीफ मिनिस्टर थे KPK में PTI के, उनका नाम लिया, और उन्होंने कराची में जो गवर्नर थे इमरान इस्माइल PTI के, उनके नाम लिए। बज़ाहिर वो तमाम सियासतदानों पे, तमाम सियासी जमातों पे उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया और कहा कि इनमें से कोई भी मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। इसका मतलब है उन्होंने सबको एक ही लाठी से आंका है। अब कोई फ़र्क नहीं है इमरान खान में, आसिफ ज़रदारी में, नवाज शरीफ में, शहबाज शरीफ में और XYZ सब में। शहबाज शरीफ साहब जो समझ रहे हैं कि मैं स्टिल आई एम ब्लू आइड, उन्हें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो ब्लू आइड पिंडी वालों के तो होंगे, लेकिन पंजाब की अवाम उनसे बहुत दूर होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, ताज़ा तरीन क्या हुआ है, उस पर पहले मैं बात खत्म कर लूँ, फिर पूछिएगा कि ये नवाज शरीफ की वापसी पे जब आप पूछेंगे मैं उस पर डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। परवेज़ खटक साहब को उन्होंने करप्शन का इस्तारा बताया है। अब परवेज़ खटक साहब ने जो इतना इमरान खान से अपना इतना पुराना ताल्लुक उनका, और परवेज़ खटक साहब एक इंटरव्यू में बता भी रहे थे कि आई वॉज द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी पर्सन, इमरान खान का सबसे करीब और सबसे ज़्यादा एतमाद वाला बंदा मैं था। उन्हें ये कहते हुए पता नहीं उन्होंने अपने गिरबान में क्यों नहीं झांका कि उस बंदे ने तो आप पे इतना एतमाद किया, आपने उसकी पीठ में क्यों छुरा घोंपा, लेकिन घोंप दिया उन्होंने। अब वो बैठ के पछता रहे होंगे कि जिनके कहने पे मैं इमरान खान को मैंने छोड़ा, जिनके कहने पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनके कहने पे मैंने अलग पार्टी बना ली, जिनके कहने पे मैं KPK में लोगों से जगह जगह बेइज्जती करवा रहा हूँ और लोगों की मिन्नतें तरले कर रहा हूँ और अपना अलग ग्रुप बना रहा हूँ, जलसा करने की कोशिश करता हूँ, जलसा नहीं होता मुझसे, जलसी भी नहीं होती, कॉर्नर मीटिंग भी नहीं होती, इतना मैं ख्वार हो रहा हूँ। उन्होंने आज मुझे करप्ट करार दे दिया है और बाकायदा पाकिस्तान की, कराची की जो इलीट है बिजनेस पीपल की, उनके सामने बैठ के कह दिया है, उसमें कराची का शायद ही कोई नामवर बिजनेसमैन या स्टॉक का मेंबर नहीं होगा, कराची स्टॉक एक्सचेंज का, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, अब उसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं होगा या बड़ा बिजनेसमैन नहीं होगा जिसके सामने बैठ के परवेज़ खटक के बारे में ये फरमाया गया है। और इस वक्त अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फरमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुख्तदर हल्के इनके बारे में क्या सोचते हैं। तो परवेज़ खटक साहब भी आज पछता रहे होंगे। तो परवेज़ इलाही साहब इस हवाले से खुशकिस्मत रहे कि उन्होंने इमरान खान का साथ दिया, लेकिन आज उन्हें यह ताना नहीं सुनना पड़ा। कम अज़ कम कहा तो उन्होंने सब सियासतदानों में है, और सब सियासतदानों में इमरान खान भी शामिल है और परवेज़ इलाही भी शामिल हैं और जहांगीर तरीन भी शामिल हैं, सारे शामिल हैं। क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि इन 2, 4, 6 के अलावा बाकी करप्ट हैं। उन्होंने कहा ये सारे सियासतदान जो हैं, ये इनमें से कोई भी मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। और करप्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि कल साइकिलों पे लोग आए थे, अब ये इनकी क्या हो चुकी है। हाँ, जो उन्होंने नाम लिया, मैं बाकियों के बारे में तो नहीं जानता। असद कैसर के बारे में मैं जानता हूँ, बहुत पुराना मेरा सलाम दुआ रही है एज ए रिपोर्टर। उनका अपना प्राइवेट स्कूल का एक सिस्टम है KPK में, उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स बनाए हैं और प्राइवेट स्कूल से वो और उनके भाई ने पैसे बनाए हैं। अब ये एक ऐसी ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना सीधी सबके बारे में
अगर आप ये कहते हैं तो फिर आप देखेंगे रूट्स इंटरनेशनल वालों ने पैसे कहाँ से बनाए, और रूट्स इंटरनेशनल वाले हमारे पिंडी वालों के भी इतने करीब हो चुके कि अभी पहले जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी उसमें वो बाकायदा रूट्स का जो ऑनर है मुश्ताक, वो केयर टेकर मिनिस्टर था। इसके अलावा रूट्स के अलावा आप देख लें दी सिटी स्कूल वाले, फिर दूसरे जितने बीकन हाउस वाले हैं, और पाकिस्तान में जितने प्राइवेट स्कूल्स के सिस्टम है, हेड स्टार्ट वाले हैं, वेस्ट मिनिस्टर हैं, इसी तरह सारे स्कूलों वालों ने कमाया है। हमारे यहाँ तो किसी ने इनकी कमाई पे कोई कैप किसी किस्म का नहीं लगाया, और ये धड़ाधड़ जो है मशरूम ग्रोथ हुई है स्कूल्स की। और जो भी एजुकेशन सेक्टर में गया है, चाहे वो मियां आमर हो हमारे, या अलाइड स्कूल ऑफ बिजनेस वाले हों या दूसरे हों, अब तो 3-4 स्कूल के एजुकेशन बिजनेस वालों ने अपने टेलीविजन चैनल खोले हुए हैं, और मेन स्ट्रीम के टेलीविजन चैनल्स हैं उनके पास पैसा इतना ज्यादा हो गया है। जिस तरह लाहौर यूनिवर्सिटी वाले थे कि उन्होंने कहा कि अब इस पैसे को हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि एक अखबार शुरू कर दो, एक टेलीविजन चैनल शुरू कर दो। तो आपने अगर इस तरह देखना है कि इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में लोगों ने पैसा कमाया है, तो फिर उसमें सिर्फ असद कैसर नहीं है, एक पूरी लंबी लिस्ट है जी। बहुत शुक्रिया जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब, आपने भी बात कही तो 2-3 सवालात मेरे दिमाग में आए। पहली बात तो ये है कि शहबाज अपने जरदारी साहब अच्छे भले लाहौर में थे, डॉक्टर्स आ जाते हैं, एंड ऑल ऑफ सडन जरदारी साहब भी दुबई चले जाते हैं। बिलावल साहब टाइम बीइंग के लिए गए थे, उन्होंने अपना स्टे एक्सटेंड करवा लिया। शहबाज शरीफ तो वो मंजूर नज़र थे आर्मी के, और वो भी दुबई जाके बैठ गए। क्या हो गया? क्या कोई आर्मी से खौफ और ख़तरा था कि इमरान ख़ान के बाद वो पीडीएम की इंजमा, द ओनली वन जो कि पाकिस्तान में है वो JUI वाले बैठे हैं, और JUI वाले अपने आप को, जनाब फजलुर रहमान साहब अपने आप को सदर पाकिस्तान के रूप और रंग में देख रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि अनवारुल हक काकड़ साहब भी आर्मी के एक पेज पे नहीं है? क्योंकि काकड़ साहब ने कहा परसों ये कहा था कि किसी भी जमात को नाअहल नहीं किया जाएगा, जिन के पास निशान है, जिसमें बाकायदा उनसे फ़ौरन जर्नलिस्ट था जिसने ये सवाल किया था कि क्या आप PTI को नाअहल करके इलेक्शन में हिस्सा नहीं लें। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसका मतलब है आर्मी और इस वक्त की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, आर दे नॉट एट द सेम पेज, और अगेन दे आर टीचिंग टू लाई टू देयर यूथ एंड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और बिकॉज लोग तो अपना इत्मीनान खो देंगे इनके ऊपर से। आपको याद होगा जिस दिन ये अनवारुल हक काकड़ साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का अनाउंस हुआ था, वो आए थे, तो मैंने कहा था कि इन्हें मोहम्मद खान जुनेजो मिल गया है, जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक को मोहम्मद खान जुनेजो मिले थे। और उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे कि वो कैसे हुआ। वो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं बहुत सीनियर, आरिफ साहब, कैलिफोर्निया होते हैं, जंग के डेस्क के मतलब इंचार्ज थे ओवरऑल जंग और जियो के, और बहुत स्मार्ट आदमी हैं, इंटेलिजेंट आदमी हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी मीडिया में। तो वो किस तरह मोहम्मद खान जुनेजो को तलाश के लाए वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैंने कहा था कि मोहम्मद खान जुनेजो इन्हें मिल गया है, लेकिन ये मोहम्मद खान जुनेजो इसी तरह समझ रहे हैं जिस तरह ज़ियाउल हक साहब ने मोहम्मद खान जुनेजो को जब दरियाफ्त किया था तो वो समझे थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये तो असली मोहम्मद खान जुनेजो अंदर से निकल आया। लेकिन इसमें टाइम लगा था, 3 साल लगे थे, 3 साल बाद असल मोहम्मद खान जुनेजो अंदर से निकला था। और उस वक्त भी अगर नवाज शरीफ साहब शिकायत ना लगाते मोहम्मद खान जुनेजो की, ज़ियाउल हक के कान ना भरते, तो शायद मोहम्मद खान जुनेजो ने अपना आप दिखा देना था और ज़ियाउल हक साहब को रवानगी का रास्ता दिखा देना था, एग्जिट डोर ज़ियाउल हक साहब को दिखाया जाना था। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब ने मुखबरी की शिकायत लगाई जुनेजो की, मोहम्मद खान जुनेजो की, और ज़ियाउल हक साहब ने मोहम्मद खान जुनेजो को इससे पहले कि वो उन्हें एग्जिट डोर दिखाते, ज़ियाउल हक साहब ने एग्जिट डोर दिखा दिया था। और उसी खिदमत के एवज मियां नवाज शरीफ साहब को फिर आगे तरक्की मिली, और नवाज शरीफ साहब, ज़ियाउल हक साहब ने एक जगह ये भी कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि मेरी उम्र इसे लग जाए, मैं बड़ा स्पार्क देखता हूँ मियां नवाज शरीफ में और ये बड़ा फ्यूचर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। उसी के नतीजे में उन्हें सब कुछ मिला। इसी तरह ये मोहम्मद खान जुनेजो जो हैं, अभी तो आपने एक स्टेटमेंट देखी है, ये अभी जूं जूं वक्त आगे गुजरेगा इस अनवारुल हक काकड़ में से असल अनवारुल हक काकड़ बाहर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन कब करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, कब करेगा, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने भी आना है। और काजी फायज ईसा साहब के बारे में कौन नहीं जानता कि वो सिविल लिबर्टीज के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं और बुनियादी शख्सी आज़ादियों के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। अभी जड़ा वाला केस में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तो ख्याल नहीं आया और किसी बंदे को ख्याल नहीं आया, एक काजी फायज ईसा साहब थे जो वहाँ गए और उन्होंने वहाँ उनकी दिलजोई की। अभी वो उनके पास कोई इख्तियार नहीं है उस तरह का, वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे
तो फिर पता चलेगा कि काजी फायज ईसा साहब क्या करते हैं। टाइम उनके पास थोड़ा है, साल 1.5 साल का वक्त है, और इसके दौरान वो अंदाजा है कि वो जुडिशरी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएंगे, जुडिशरी में बहुत ज़्यादा मामलात की इस्लाह की वो कोशिश करेंगे। और फिर अगर उनके साथ मीडिया के कुछ लोग जुड़ गए और उन्होंने उनके हर काम की तारीफ करना शुरू कर दी, जो कि अगर वो जायज़ काम करें तो ज़रूर उनकी तारीफ करनी चाहिए, अगर वो सिलसिला शुरू होगा तो फिर पता चलेगा कि ये कोयटा वर्सेस पिंडी क्या मैच पड़ता है। और कोयटा वर्सेस पिंडी का जब मैच पड़ गया तो फिर अनवारुल्लाह काकड़ साहब को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कोयटा 11 की तरफ से खेलेंगे, जिसको लीड काजी फायज ईसा साहब कर रहे होंगे, या वो पिंडी 11 को ज्वाइन कर लेंगे और कोयटा से हमेशा हमेशा का अपना राब्ता खत्म कर देंगे। और फिर उन्हें अगर ये राब्ता करेंगे तो उन्हें वहाँ जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जिससे वो पहले भी थोड़े से कतरा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक और लीडर हैं सादिक सिंधरानी, जो इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं, वो इस ताड़ में बैठे हुए हैं कि आरिफ अलवी साहब हालात से तंग आकर कब रिजाइन देते हैं और मैं जाके कायम मकाम सदर पाकिस्तान बनूं और फिर मैं भी बाकायदा पिंडी 11 को ज्वाइन कर लूं। लेकिन ये मैच आगे अभी घमसान का रन पड़ना है, अभी मैच में आगे बहुत दिलचस्प मोड़ आने हैं। और उस मैच में जिस तरह ये पांव फैला रहे हैं हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले, हमें तो वो मैसेज करके कहते हैं कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहा जाए, जनरल साहब का नाम ना लिया करें, आप किसी भी DGISI का नाम ना लिया करें, आप आर्मी चीफ का नाम ना लिया करें। हम ज़रूर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहें, हम आपकी इस बात की रिस्पेक्ट भी करें, हम नाम भी ना लें, क्योंकि नाम लेने से शायद ये तासर तय होता है कि हम उनको बदनाम कर रहे हैं या उनकी डीफेम कर रहे हैं। हम डीफेम नहीं करना चाहते। अगर सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से गुजारा होता है तो ठीक है, लेकिन अब तो आपके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं। जब वो खुद खिताब करना शुरू कर दिया उन्होंने, जब वो खुद दौरों पे जाना शुरू हो गए हैं, आज वो उज़्बेकिस्तान चले गए हैं जहाज पकड़ के और वहाँ उज़्बेकिस्तान के सरकारी दौरे पे वहाँ गए हुए हैं, वर्दी पहन के वो सामने बैठे हुए हैं। जो उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं मिर्जा शौकत मिर्ज़ायोफ, उनके सामने वो बैठ के उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं और पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुक, दो तरफा ताल्लुकात के हवाले पे बात कर रहे हैं। तो फिर हमें बोलना पड़ेगा, फिर हमें कहना पड़ेगा कि ये कौन बंदा, हम सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं कह सकते, हमें कहना पड़ेगा कि ये हमारे साहब हैं और ये वहाँ दौरे पे गए हुए हैं और ये क्या चाहते हैं और हमारे ताल्लुकात का आगे क्या सिलसिला क्या होगा उज़्बेकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का। और अगर आगे चल के वो अगर ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान या और वहाँ भी जाते हैं तो हमें बताना पड़ेगा। हम कब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? हमें तो बताना पड़ेगा कौन बंदा लीड कर रहा है। और अगर वो वाकई हमारे एक लीडर बनकर उभरना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि उन्होंने जो अभी लाहौर और कराची में जो खिताब किया है, उसके बाद जो वहाँ से ताजर बाहर निकले हैं और उनमें से हर ताजर को बाहर निकल के मीडिया के सामने जाने की इजाज़त भी नहीं थी। 2-4 जुबैर मोतीवाला या काशिफ साहब जो लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, या 1-2 और जो बाहर आके बोले हैं, उससे लग रहा है कि उन्होंने सब ने बल्ले बल्ले बाहर आके की है। और फिर आपकी इस पूरी उनकी मीटिंग की सबसे पहले खबर उन्होंने रिलीज कराई है कामरान खान से, जो दुनिया के प्रेसिडेंट हैं, दुनिया मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, और दुनिया टीवी पे उन्होंने कोई 1 घंटा लेक्चर दिया है, फिर अपना वीलॉग किया है। फिर दूसरे जो कभी ब्लू आइड होते थे हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, तलत हुसैन, उन्होंने फिर वीलॉग किया और उन्होंने प्रोग्राम किया अपने समा टीवी पे, शायद वो करते हैं इन दिनों, उन्होंने प्रोग्राम किया और उन्होंने तारीफों के पुल दोनों ने बांधे और उन्होंने ये तासर दिया कि शायद ये ओवरऑल संभालने लगे हैं सारा। अगर मेन सीट पे, ड्राइविंग सीट पे आसिम मुनीर साहब ने बैठना है तो बिल्कुल बैठें, लेकिन ऐलान करके बैठें, बताएं। अगर आपने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आपने कह दिया है कि ये सारे करप्ट हैं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज वालों को भी सोचना पड़ेगा। जो बाहर निकल गए हैं वो तो शायद आप बाहर ही रहें, लेकिन जो अंदर हैं, अंदर में से आप बात करें थी कि मौलाना फजल रहमान साहब को कोई असर नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब आज ये सोच रहे होंगे, 2 रीजन है मौलाना फजल रहमान साहब की। एक तो ये कि वो ये सोच रहे होंगे कि मैं भी काश अपना कोई दुबई में या लंदन में या न्यूयॉर्क में कोई फ्लैट फ्लूट खरीद लेता और मैं भी वहाँ को अपना सेटअप बना लेता, तो आज मैं भी वहाँ ठंडी हवाओं में बाहर चला जाता और इस टेंशन से आज़ाद हो जाता। एक तो ये बात है, उन्हें अफसोस हो रहा होगा इस बात का कि मैंने क्यों नहीं बाहर अपनी प्रॉपर्टीज बनाई। दूसरा उनका मसला यह है कि वो अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा, चूंकि मदरसों का एक नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में और वो मेरे लिए सेफ हेवन है, तो मैं किसी भी, चाहे वो मुल्तान का उनका एक बड़ा मदरसा है या डेरा इस्माइल खान में मदरसे हैं या और KPK में मदरसे हैं, तो मैं किसी भी मदरसे में जाके बैठ जाऊंगा तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि 200-400-500 स्टूडेंट्स को क्रॉस करके मेरे ऊपर आके कोई हाथ डाले। वो समझते हैं कि मेरे ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकेगा, लेकिन ये भी उनकी खाम ख्याली है। मौलाना साहब पे हाथ ना डाला जा सके, लेकिन उनके जो नीचे मिनिस्टर्स थे उन पे तो हाथ डाला जाएगा। और करप्शन मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद नहीं की होगी, लेकिन उनकी साहबजादे की मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सारा पाकिस्तान में हमारे रोड्स का सेटअप है, ब्रिजेस का सेटअप है और दूसरा इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है। फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर में पहले मिनिस्टर थे उनके अब्दुल शकूर शाद, जो उनको एक हादसे में उनका, वो भी आज तक बात नहीं सामने आ सकी कि किस बंदे ने उन पे इस्लामाबाद में
रेड जोन है, वहां तो इतनी ट्रैफिक भी नहीं होती डी चौक पे सामने। वहां वो ऑफिस से उठे, मिनिस्ट्री से निकले और खाली रोड पे जाते हुए दूसरी तरफ से एक गाड़ी आई और उन्होंने उन्हें कुचल दिया, वो इशू है। फिर जो उनके मिनिस्टर थे अपना, उसके बाद जो नए मिनिस्टर आए थे रिलीजियस अफेयर के, सेनेटर तला महमूद, वो जब सऊदी अरब गए थे तो वहां उनके साथ क्या किस्सा कहानी हुई थी। इसी तरह केपीके में जो उनके मिनिस्टर्स अभी केयर टेकर गवर्नमेंट में रहे और फिर उन्हें हटाया गया, वहां उन्होंने क्या क्या कहाँ कहाँ करप्शन के किस्से हैं। तो वहां से जब इधर उधर से काम करना शुरू कर देगी हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी, हमारे जो जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम नो मर्सी नो मर्सी, और नैब की अभी 2 दिन में शार्ट ऑर्डर आ जाएगा और नैब की जब दांत तेज किए जाएंगे दोबारा, नैब अपनी पुरानी हालत में आएगा वापस। और जिस तरह की अभी आज क्रैकडाउन किया गया है करेंसी डीलर्स एसोसिएशन के हवाले से, आपने भी शायद खबर सुनी होगी, तो ये जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो शायद उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब को अफसोस दोबारा होगा कि मुझे भी बाहर निकल जाना चाहिए था उनकी तरह जो पहले निकल गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। फुल कियोस की पोजीशन है पाकिस्तान में, और आप क्या समझते हैं कि लोग, देयर इज़ एक तहरीक चलने जा रही है लॉयर्स की, आई बिलीव को ये 7 तारीख से शुरू होने जा रही है। तो मुझे आप बताइएगा कि क्या ये जो लॉयर्स की एक ये मुहिम शुरू होने जा रही है पाकिस्तान में, क्या ये कोई ऐसी तब्दीली ला सकेगी जो इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में आई थी? परवेज मुशर्रफ लॉयर्स की तहरीक जो है वो, उसमें जो अनाउंसमेंट हुई है अभी तक एतजाज अहसन साहब ने और लतीफ़ खोसा साहब ने की है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने पूरा अपना जो उनका मेमोरेंडम था वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, क्योंकि उनका अंदाज़ा है कि ये हमारी जो इस वक्त की अशराफिया है, जो पैरेलल गवर्नमेंट है, वो शायद इंग्लिश की बात उन्हें ज़्यादा समझ आती है। बहुत अच्छा वेल ड्राफ्टेड वो पूरी स्टेटमेंट थी जो एतजाज अहसन साहब ने बयान की, और उनके साथ चारों तरफ वो बहुत ज़बरदस्त मजमा था, और लग रहा है कि वो वाकई जेन्युइन सॉलिड फुटिंग्स पे खड़े होकर ये तहरीक चलाना चाहते हैं। और उनका आप देखें ना कि हमारी जो वकला बिरादरी है वो अपने आप को बेबस महसूस कर रही है कि किसी भी अदालत का कोई भी हुक्म जो है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और अभी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जनाब जस्टिस बाबर सत्तार, उनके अलावा अभी तक कोई जस्टिस अपना किसी ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करा सका। उन्होंने भी कहा था कि मैं उनको जो आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को बुला के उन्होंने कहा था कि उन पर मैं फर्द जुर्म आयद करूंगा, अभी तक वो आयद नहीं कर सके, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने एक ऑर्डर सख्ती से कराया कि शानदाना गुलजार और शहरयार अफरीदी को अब दोबारा अरेस्ट न किया जाए, चाहे कोई भी केस हो। तो इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने भी वो ऑर्डर पास किया और पास करने की कोशिश की, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। इस्लामाबाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और आज जब दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा कराया तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें रिहा किया जाए और इन्हें अरेस्ट ना किया जाए। इसके अलावा अगर कुछ और मुकदमा ना हो उनके खिलाफ, वो इतना जानदार फैसला नहीं दे सके जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने दिया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले ने सिर्फ इतना कहा, और उन्हें पता था जब वो ये कह रहे थे तो उनका साफ इशारा ये था, उनको ये पता था, बैक एंड से उन्हें पता चल चुका था कि एक पर्चा दर्ज हो चुका है थाना रमना में, और वो पर्चा भी इतना अजीब सा है परवेज इलाही के खिलाफ कि जी वो जुडिशल कम्प्लेक्स पे जिस दिन इमरान खान की हाजिरी हुई थी और वहाँ जो थोड़ी बहुत सिचुएशन बनी थी, उस सिचुएशन में ये मुलव्वस थे। हालांकि परवेज इलाही के बारे में सारे जानते हैं कि ना वो उस दिन वहाँ इस्लामाबाद में मौजूद थे, ना वो जुडिशल कम्प्लेक्स गए थे, और ना वो इस तरह की पीटीआई की गैदरिंग्स में जाते थे जहाँ इस तरह की मार कुटाई और लड़ाई झगड़ा और आमना सामना होता था। और वैसे भी वो क्यों जाते हैं कि चेयरमैन पार्टी का जा रहा है तो उसके बाद प्रेसिडेंट, पार्टी के प्रेसिडेंट को तो वहाँ प्रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है, या वाइस चेयरमैन का वहाँ जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट लेवल ऑफ लीडरशिप होता है। तो सारी लीडरशिप एक ही जगह तो इकट्ठी नहीं हो जाती, इसलिए परवेज इलाही तो वहाँ कतन मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके खिलाफ एक पर्चा दर्ज करके उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और फिर उन्हें नामालूम मकाम पे ले जाया गया है। नामालूम मकाम पे बार बार इन लोगों को क्यों ले जाया जाता है? क्योंकि वहां जाके उनके साथ वही मामला तय करना होता है जो ओन अब्बास पब्बी के साथ किया गया है 4 दिन पहले, या सदाकत अब्बासी को अब नामालूम अफराद उठा के ले गए हैं। सदाकत अब्बासी से अब भी वही डीलिंग उससे की जा रही होगी कि हाँ तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बाहर कर दो। और फिर एक और मसला है, ये जितने लोगों को ये पकड़ते हैं ना, इनके खिलाफ कोई ना कोई केसेस, कोई ना कोई चीज पहले मौजूद होती है। आज अगर हमारे आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि ये करप्ट हैं, महमूद खान, इमरान इस्माइल, परवेज खटक, असद कैसर वगैरह वगैरह वगैरह, हालांकि असद कैसर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ नहीं की, लेकिन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज खटक ने अनाउंस किया था, कैमरे के सामने टेबल पे परवेज खटक बैठे हुए थे, लेकिन उसी टेबल पे साइड पे असद कैसर बैठे हुए थे, और जितनी इनके मुज़ाकरात होते रहे थे असद कैसर और परवेज खटक के, दोनों इकट्ठे जा रहे थे। और फिर एक इंटरव्यू में परवेज खटक के मुंह से निकल गया कि मैंने कहा असद कैसर को कि तुम फिलहाल उधर ही रहो,
अब वो किसी ने नोट नहीं किया, लेकिन ये इतना फिक्रा ही काफी है कि असद कैसर अगर पीटीआई में हैं तो वो फिलहाल हैं, एक्चुअली उनका भी मामला उनको समझ लग चुकी है। और अगर ये आज हमारे आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि ये करप्ट हैं और नाम लेके कहा कि ये करप्शन में मुलव्वस लोग हैं, ये करप्ट हैं, ये कैसे आए थे, साइकिल पे आए थे, वो मोटरसाइकिल पे आए थे और आज ये कहाँ हैं, तो इसका मतलब है कि इन सब लोगों की फाइलें उनके पास मौजूद हैं। और ये वो फाइलें 9 मई वाली फाइलें नहीं हैं, ये करप्शन वाली फाइलें हैं। जब ये लोग टूट रहे थे तो आपको याद होगा मैंने इसी प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि इनको दिखाया जाता है इनका अमालनामा, और वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं ठीक है जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हैं। उसमें कुछ लोगों की ऑडियो टेप्स हैं, कुछ की वीडियो टेप्स हैं, कुछ के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं। कहीं ना कहीं वो लोग मुलव्वस, कहीं ना कहीं मुलव्वस नहीं होते तो कम से कम उन पर शक होता है, शायबा होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को, आप इल्म का ज़ख़ीरा है और बस वही बात है कि जब आप जैसे इंसान हाथ लगता है तो दिल चाहता है कि हर बात का जवाब ले लूँ। इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करता इंटर्म गवर्नमेंट को कि वो किसी किस्म की तबादले कर सके या हायर कर सके, मगर कराची में 31 तबादले और तकर्रियाँ की गई हैं। क्या जो इंटर्म गवर्नमेंट है वो एलिजिबल है कि ये तकरीबन 31 पुलिस अफसरान और हाई लेवल के तबादले और तकर्रियाँ की गई हैं? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे एक ब्रेक ले लें और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं और सदर आरिफ अलवी साहब का ऐसा कौन सा कमजोर पॉइंट है जो इनके हाथ लगा है। और परसों जो हमारे आर्मी चीफ और DGISI आरिफ अलवी साहब से मिले हैं तो वहां उनकी क्या बात हुई है। आप वक्फा ले लें, बहुत शुक्रिया, एक वक्फा ले लेते हैं, आरिफ अलवी साहब की कौन सी कमजोर वक्फा ले लेते हैं। जैसे मैंने आपके साथ पहले कवर किया था कि